बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एसीसी के F3 की बीपी की किट हम सॉल्व कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो उसमें हमने जो है लास्ट क्लास के अंदर जो है वो बेसिक अकाउंटिंग के 3.3 तक सवाल करे थे। 3.4 का सवाल अगर हम देखें तो आपके पास सवाल के अंदर दिखा हुआ है द प्रॉफिट made by a business in 2007 was 35,400. The proprietor injected new capital of 10200 during the year and withdrew monthly salary of 500. If net asset, पहले भी हमने डिस्कस करा था, नेट एसेट का मतलब होता है कैपिटल बच्चों, नेट एसेट का मतलब कैपिटल। एट द एंड वर 95,100. What was the proprietor's capital at beginning of the year? आपको कैपिटल एट स्टार्ट में मालूम करना है, अब आपके ऊपर है। इसके अंदर आप सीक्वेंस यूँ बना लें, कैपिटल एट स्टार्ट जो कि आपको मालूम करना है, ऐड कर दें इसमें आप नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 35,400, ऐड कर दें एडिशनल इन्वेस्टमेंट 10,200, लेस कर दें इसमें से आप ड्राइंग्स। एक चीज़ देखें आप कि इन्होंने ड्राइंग्स जो दी हुई है आपको बच्चों, वो मंथली सैलरी दी हुई है 500 रुपये। तो 500 रुपये मंथली सैलरी थी, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6,000 रुपये बन गए। 6,000 रुपये को माइनस करा तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है कैपिटल एट एंड। हम ये लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में इस फॉर्मूले में बात कर चुके हैं। कैपिटल एट एंड दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 2007 इज 95,100। अब हमें करना क्या है कि अगर आप जो है रिवर्स वर्किंग करते हुए जाओगे, 95,100 में 6,000 को ऐड करो, 10,200 को माइनस करो, 35,400 को माइनस करोगे तो यू गॉट कैपिटल एट स्टार्ट। तो आपका 3.4 का जो आंसर आ जाएगा 39,600 इज़ योर राइट आंसर। तो आपको जो कैपिटल एट स्टार्ट निकालना है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो बिगनिंग ऑफ द ईयर का निकालना था, दिस इज 39,600 आ गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट अगर आप देखें 55,500, सॉरी ये मैंने गलत रिकॉर्ड कर दिया, अमाउंट है जो बन रहा है। अगर आप रिवर्स वर्किंग करते हुए जाओगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 55,500 बच्चों। आपके पास आंसर आ रहा है 55,500। 3.5 के अंदर ज़रा जल्दी से देखते हैं ताकि मैक्सिमम सवाल हो सके। आ सोल डीलर टुक सम गुड्स कॉस्टिंग 800 फ्रॉम द इन्वेंट्री फॉर हिज ओन यूज़। ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स जो है विड्रॉ करें 800 रुपये के। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड इज 1,600। बहुत अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज वुड करेक्टली रिकॉर्ड दिस। ओनर ने जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड्स निकाले हैं उसके जो है ड्राइंग्स कहते हैं और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है 800 है। हाँ, वो मार्केट में अगर हम किसी कस्टमर को बेचते तो वो 1,600 रुपये का होता। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम वो मार्केट में बेचते तो आपके पास जो है वो 1,600 रुपये का बिकता। वॉट इज़ द following journal entries would correctly record this? The normal selling price of the good is this ना। अब आपके पास 3.5 के आंसर में बी जो है ड्राइंग्स डेबिट करके परचेजेस को क्रेडिट कर दिया आपने, यानी द राइट आंसर इज 800 से एंट्री पास होगी जो ओरिजिनल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस से हमें कोई सरोकार नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखें 3.6 के सवाल के ऊपर तो लिखा हुआ है बिजनेस कैन मेक अ प्रॉफिट एंड हैव अ रिडक्शन इन इट्स बैंक बैलेंस। Which one of the following might cause this to happen? अगर एक बिजनेस है जिसने मेक प्रॉफिट करा है लेकिन उसका बैंक बैलेंस जो है वो कम हो गया है। अब एक बात समझने वाली है कि उसके पास जो है जब उसने प्रॉफिट करा है तो उसका तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए था। तो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से उल्टा बैंक बैलेंस कम हो गया? तो आपके पास 3.6 के अंदर अगर आप देखो द लेंथनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ द क्रेडिट गिवन टू कस्टमर, आपका बैंक बैलेंस जो रिड्यूस हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आपने जो गुड्स बेचे हैं और डेफिनेटली आपको प्रॉफिट हुआ है लेकिन वो पैसे नहीं आए हैं। जब वो पैसे आते हैं तो आपका खुद ब खुद जो है बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता।
मैं फिर कह रहा हूँ, आपने जो है गुड्स सोल्ड आउट करे लेकिन क्रेडिट कस्टमर को करे हैं, और क्रेडिट कस्टमर ने एक बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले लिया और आपके पैसे रिकवर नहीं हुए, जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो गया। तो आपके पास 3.6 का आंसर जो है चार्ली सी हो गया। इन द सेम वे अगर हम 3.7 की तरफ जाएं तो लिखा हुआ है द नेट एसेट ऑफ एल्स्टर अ ट्रेडर एंड 1 जनवरी 2002 अमाउंटेड टू रुपीज 128,000। नेट एसेट पहले भी बात कर चुका है कि कैपिटल का दूसरा नाम नेट एसेट है। ड्यूरिंग द ईयर to 31st December 2002, ELS it introduced a further of 50,000 of capital and made drawings. At 31st December 2002, net asset total 1,84,000. ये capital net asset का मतलब capital at end. What is the total profit for the year? हमने जैसा कि रिवर्स में लिखा हुई था लास्ट में कि capital at end, बहुत ज़्यादा ये सवाल एग्जामिन होते हैं पेपर में, याद रख लीजिएगा। ऐड करते हो इसके अंदर ड्राइंग्स, मैंने रिवर्स कर दिया। ये दो चीज़ें आप याद कर लो, आपके बहुत सारे सवालात जो है हल हो जाएंगे। लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेस कैपिटल एट स्टार्ट। तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों, वो आपके पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एट एंड जो है आपको 31 दिसंबर 2002, नेट एसेट 1,84,000 के दिए हुए। ड्राइंग्स आपको दी हुई थी 48,000, ऐड कर लो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है इंट्रोड्यूस करा है फर्दर कैपिटल 50,000 रुपये का, 50,000 माइनस करो, और कैपिटल एट स्टार्ट जो है वो 1,28,000 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका खुद ब खुद कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 54,000 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप मज़ीद आगे हैं तो 3.8 में जॉन्स को हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: पेमेंट ऑफ 400 टू जे ब्लॉग्स फॉर अ कैश परचेजेस। कैश परचेज ली थी तो एंट्री बनती है परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट बच्चों। यानी एक बेसिक अकाउंटिंग को बहुत अच्छी तरह से रिकॉल करने का बेहतरीन तरीका है। पेमेंट ऑफ 250 टू जी डो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस गुड्स परचेज लास्ट मंथ। किसी सप्लायर से लास्ट मंथ में आपने जो है वो परचेजेस खरीदी थी और उसकी पेमेंट करी है, ये तो कैश पे पेमेंट की है। और दूसरी जो है आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है, कंपनी की बिजनेस की लाइबिलिटी 250 की कम हुई है और आपने कैश क्रेडिट कर दिया बाई 250, और जो सप्लायर था वो जे डो था। तो अब ये आपसे बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट लेजर एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। ये दोनों एंट्रीज तुम्हें जो है मिक्स करके अगर देखा जाए तो कहाँ पर दिख रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये देखो ABCD। सबसे पहली बात ये है कि चाहो तो दो एंट्रियाँ अलग अलग भी बना सकते हो, एक एंट्री को साथ भी बना सकते हो। ये मैंने तुम्हारे सामने सेपरेट एंट्री बनाई थी। अगर इसको कंबाइन करना चाहो तो आपके पास एंट्री क्या बनेगी, सारे स्टूडेंट ज़रा देखिएगा। परचेजेस को मैंने करा डेबिट 400, अकाउंट्स पेबल को मैंने करा डेबिट 250, और कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया बाय 650। तो ये भी ये कंबाइन एंट्री हो गई है। अब आप देख लें कि कौन सी एंट्री के अंदर ये सेम जा रहा है। परचेजेस को आपने करा है डेबिट, ये ज़रा देख लें आप। परचेजेस को आपने करा है डेबिट 400 से, ट्रेड पेबल्स को आपने डेबिट करा है 250 से, और कैश को आपने करा है 650 से क्रेडिट। इट मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज चार्ली सी। द राइट आंसर इज सी। यानी इन्होंने कंबाइन एंट्री बना ली है, सेपरेट एंट्री नहीं दी हुई थी आपको। इन द सेम वे अगर आप देखें 3.9 के अंदर आप देखें आपके पास एंट्री आई है, ज़रा सवाल पढ़ते हैं हम। टी टॉलर हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन: सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 150 टू एफ रॉगेट। तो आप एंट्री बनाओगे अकाउंट रिसीवेबल एफ रॉगेट डेबिट 150 एंड सेल्स इज क्रेडिट बाई 150। ओके सर। नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम बी ब्लैंडिंग ओरिजिनली सोल्ड 300 इन कैश टू
बी ब्लेंडिंग। आप में जो है बी ब्लेंडिंग, कोई कस्टमर था जिसको सोल्ड करा था 300 रुपये का गुड्स बेटा, वो कैश पे बेचा था आपने बी ब्लेंडिंग को, वो रिटर्न आ गया आपके पास, तो इसकी एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न को करोगे आप डेबिट। दो ट्रांजैक्शन बनी है, दो ट्रांजैक्शन दिए हैं सवाल में, और कैश क्रेडिट हो गया आपके पास 300। अब ये तो आ गया आपके पास दोनों कंबाइन एंट्रीज, सेपरेट बना ली। अगर इसको कंबाइन करके बनाए तो सर क्या कुछ बनेगा, देख लेते हैं ज़रा। अकाउंट रिसीवेबल, अगर देखा जाए तीनों चारों हेड अलग हैं तो कंबाइन होने पे भी यही एंट्री बनेगी। अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट करा है 150 से, सेल रिटर्न को डेबिट करा है 300 से, कैश और सेल्स, तो आपके पास अल्फा 3.9 का आंसर जो है वो सिंपल ए हो गया। 3.9 का आंसर जो है आपके पास अल्फा ए हो गया बच्चों, सिंपल एंट्री बनी आपके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास एक इंशाल्लाह जो है सारे चैप्टर्स के हम लाइन बाय लाइन जो है कुछ एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करते रहेंगे, तो जिनको रिसेंटली पेपर देना है तो उनके लिए भी एक आसानी हो जाएगी। 3.10 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड अकम्पनी अ रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर। कौन से डॉक्यूमेंट शुड अकम्पनी अ रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं यानी परचेज रिटर्न, तो सारे स्टूडेंट्स को याद हो कि हम परचेज रिटर्न की एंट्री, ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा, परचेज रिटर्न की एंट्री जो बनती है वो बनती है अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। बच्चों अकाउंट पेबल को हम करते हैं डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो डेबिट की मुनासबत से आपके पास डेबिट नोट इशू किया जाता है। सबसे आसान चीज़ बताइए, आई रिपीट, जब हम कोई गुड्स रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को बच्चों, तो हम जो है अकाउंट पेबल को डेबिट करते हैं, तो उसकी मुनासबत से याद रख लो कि डेबिट नोट इशूड किया जाता है। तो राइट आंसर इज अल्फा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में 7 हैं। देर आर 7 स्पेशल डेज बुक। स्पेशल डेज बुक के अंदर आपके 7 डिफरेंट डेज बुक हैं, और वो आपके पास जो है अगर याद हो आपको, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक एंड द जर्नल। तो आपके पास अगर देखा जाए तो सेल्स डे बुक भी है, कैश बुक भी है, जर्नल भी है, परचेज लेजर हमने कोई नहीं पढ़ा, परचेज लेजर का कोई नामो निशान नहीं है। तो 1 2 3 आपके पास अल्फा इज द राइट आंसर। 3.11 का आंसर जो है अल्फा हो गया। In which book of prime entry will a business record debit note in respect of goods which have been sent back to supplier? कह रहे हैं in which book of prime entry will a business record debit note। डेबिट नोट जो हमने बना के दिया है, ऑब्वियसली बात है 3.12 का आंसर सी हो गया, परचेज रिटर्न डे बुक में लिखते हैं। जब भी हम गुड्स रिटर्न करते हैं बच्चों सप्लायर को, तो वी हैव टू राइट रिकॉर्ड द एंट्री इन परचेज रिटर्न डे बुक, हम उसको परचेज रिटर्न डे बुक में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3.13 का सवाल। अब कंपनी मोटर व्हीकल एट कॉस्ट अकाउंट इज दिस। मोटर व्हीकल के कॉस्ट का बैलेंस दिया हुआ है 150-500 जो है ओपनिंग बैलेंस था बच्चों। एडिशन हुई है आपके पास एक 120-950 की डिस्पोजल एक एसेट आपने बेच दिया। एंडिंग बैलेंस आपके पास जो है 186-450 का है। What opening balance should be included in the following period trial balance of motor vehicle cost and 1st of July 2006। कह रहा है 1st जुलाई 2006 में जो कि आपके पास नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बना है, उसमें आप एंडिंग बैलेंस ऑब्वियसली बात है दैट इज 186,450 को लिखोगे। 186,450 डेबिट, इससे कि बैलेंस सीडी जो है इधर आके बैलेंस बीडी हो जाता है। याद रखिएगा बैलेंस सीडी जो है डबल लाइन के नीचे जाके बैलेंस बीडी हो जाता है, जो कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, डी डेल्टा इज द राइट आंसर 3.13 का। इन द सेम वे 3.14 में अगर देखें कंपनी ट्रेड पेबल अकाउंट एट 30 सितंबर 2001 इज एज फॉलो। ट्रेड पेबल्स का बैलेंस ये दिया हुआ है बच्चों, और आपके पास ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 रुपये का दिया हुआ है। फिर आपने परचेजेस ली है और कैश एट बैंक जो है आपके पास जो पेमेंट करी है आपने वो 21,600 का करा है, तो एंडिंग बैलेंस आपके पास 11,900 का आ गया है।
व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ द ट्रेड पेबल इन द ट्रायल बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर 2020। सितंबर के बाद अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ है, तो आपके पास एंडिंग बैलेंस जो है वो सितंबर 2001 के बाद जो नेक्स्ट पीरियड बनेगा वो बनेगा 1 अक्टूबर, ये लेकिन इधर देखो 2002 नहीं लिखा है, इसे 2000x0 लिखा है, यानी ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है 1,40,000 है। इस तरह से ये लोग जो है बच्चे के से ट्रिकी सवाल करते रहते हैं कि ट्रेड पेबल का बैलेंस ट्रायल बैलेंस है, 1 अक्टूबर को क्या लिखा होगा। तो 1,40,000 क्रेडिट में लिखा जाएगा, बीटा इज द राइट आंसर। 3.14 का आंसर बी हो गया। लास्ट 3.15 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक। ऑल क्रेडिट सेल्स, और सेल्स इनवॉइस का मतलब याद रख लीजिएगा, क्रेडिट सेल्स को सेल्स इनवॉइस भी कहते हैं। क्रेडिट सेल्स को सेल्स इनवॉइस भी कहा जाता है। अब देखते हैं 3.16 पे, आइडेंटिफाई बाय इंडिकेटिंग द रेलेवेंट बॉक्स टू द इन द टेबल whether each of the following statement is true or false. A debit record an increase in liability. बेटा जब डेबिट रिकॉर्ड होता है तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं होता, फॉल्स। अ डेबिट रिकॉर्ड अ डिक्रीज इन एसेट, गलत, फॉल्स। जब भी आपके पास डेबिट रिकॉर्ड होता है तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा होता है, ये भी फॉल्स है आपके पास। अ क्रेडिट रिकॉर्ड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ट्रू है। अ क्रेडिट रिकॉर्ड एंड डिक्रीज इन कैपिटल, गलत। तो आपके पास फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ही आपके पास आंसर हो गया। विच इज द टोटल ऑफ द परचेज डे बुक पोस्टेड टू द नॉमिनल लेजर। बहुत ऐसे सवाल अगर रिकॉल करना हो कि परचेज डे बुक का, सारी डे बुक का जो टोटल होता है, इधर इन्होंने परचेज डे बुक का टोटल पूछा है कि कहाँ पे लिखा जाएगा, तो परचेज डे बुक का टोटल याद रखिएगा आपके पास डेबिट के परचेजेज में जाएगा, क्रेडिटर पेबल कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। डेल्टा इज द राइट आंसर। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि परचेज डे बुक का जो टोटल आएगा, सारे सप्लायर्स का जो टोटल आएगा, वो टोटल जो है आपका परचेजेस के कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे लिखा जाएगा परचेजेस अकाउंट में, और अकाउंट पेबल कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, जो हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। 3.18 की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश इज करेक्ट। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है जितने पैसे आपके महीने में खर्च हुए उसको वापस से रीइंबर्स करके इतने ही पैसे वापस डाल दिए। जितने टोटल एक्सपेंसेस डेली बेसिस पे हुए, डेली डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक, तो उसके अंदर आपके पास 3.18 के अंदर जो आंसर आएगा वो आपके पास जो है वो डी आएगा, डेल्टा। एन इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश हेल्प विद मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल कैश एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फ्रॉड। यानी 3.18 का आंसर जो है इम्प्रेस सिस्टम के अंदर बताया कि पेटी कैश हेल्प करता है विद मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल कैश एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फ्रॉड। इसके बाद 3.19 में आपके लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एविडेंस दैट एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेटी कैश हैज़ बीन अप्रूव और अथॉराइज्ड। यानी कि कौन ऑथराइज करता है, तो या आपके पास किस तरह से प्रोवाइड एविडेंस, कौन एविडेंस देता है, तो वो पेटी कैश वाउचर जो है इसका राइट आंसर है। पेटी कैश वाउचर इज द राइट आंसर। और 3.18 का आंसर जो है वो डेल्टा है कि एक इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश हेल्प विद मैनेजर फॉर स्मॉल कैश एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फ्रॉड। तो ये आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिक अकाउंटिंग की जो है वो F3 के आपके पास BPP किट के सवालात को हमने जो है ये कंप्लीट करा है। 3.1 तक 9 तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।